हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी के लोकल लॉ का दूसरा लॉ, उत्तर प्रदेश शहरी किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन विनियम अधिनियम। बहुत लंबा नाम है इसका, किराया अधिनियम भी कहते हैं, या इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में कहते हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 या अधिनियम संख्या 13। क्वेश्चन में भी आपको कभी कभार अधिनियम संख्या 13 करके मिल जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियम अधिनियम जो है वो अधिनियम 13 कहलाता है। इसकी संख्या 13 है। इससे पहले हम राजस्व संहिता कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखें, इसमें हम लोग शुरू करते हैं धारा 2। बहुत इम्पोर्टेंट धारा है ये, लगभग हर पेपर में मिलेगी, हर पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको कि अधिनियम धारा 2 क्या कहती है। अधिनियम के परिवर्तन से विमुक्ति। कौन कौन से ऐसे भवन हैं, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कौन कौन से ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनमें ये नियम नहीं लगता, जिनको विमुक्ति मिली है, जिनको मुक्ति मिली है इस अधिनियम से। कहने का मतलब किन भवनों पर ये अधिनियम नहीं लगता, वो बताया गया है उपधारा 2 में, सॉरी धारा 2 में। धारा 2 के अंतर्गत अब आप समझे, धारा 2 अधिनियम के परिवर्तन से विमुक्ति से संबंधित प्रावधानों को उपबंधित करती है। इसके अनुसार इस अधिनियम की कोई बात निम्न पर लागू नहीं होगी। किस पर लागू नहीं होगी? पहली बात देखें हम, पहला कौन सा भवन है जिस पर लागू नहीं होगी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसी भवन पर जिसका स्वामी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम या कोई छावनी बोर्ड हो, इन सब पर क्या होगी, ये धारा लागू नहीं होगी। धारा 2 उपधारा 2 क्या कह रही है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर। तीसरी बात, किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। चौथी बात, किसी वक्फ जिसमें वक्फ अलल औलाद भी सम्मिलित है के या उसमें निहित किसी भवन पर। पांचवी बात, किसी ऐसे भवन पर जो कारखाना अधिनियम के अर्थ में कारखाना के रूप में प्रयोग किया जाता हो, या छठी बात, किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजन के लिए किसी माल के निर्माण संरक्षण के प्रयोजन के लिए हो। सातवीं बात, सिनेमा या थिएटर के लिए प्रयोग किया जाता हो। कोई ऐसा भवन है जो सिनेमा या थिएटर के लिए प्रयोग किया जाता हो, उस पर लागू नहीं होगी। मगर किंतु इसमें जोड़ा गया, उसको समझ ले आप, किंतु सिनेमा या थिएटर के परिसर में स्थित किसी दुकान या अन्य भवन के संबंध में जिसकी किराएदारी सिनेमा या थिएटर की किराएदारी से अलग स्थापित हुई हो, अधिनियम द्वारा छूट नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब कि जो आप देखते होंगे सिनेमा हॉल के की जमीन, अंदर तो सिनेमा चल रहा होता है, टॉकीज चल रहा होता है, थिएटर होता है, उसकी जमीन पे ही उससे अटैच दुकानें होती हैं। उन सारी दुकानें जो कि उससे संलग्न है, उससे लगी हुई हैं, उसके परिसर में स्थित है सिनेमा या थिएटर के, उन सब की किराएदारी पर ये बात लागू हो सकती है या होती है। उनको छूट प्रदान नहीं है, थिएटर से लगी हुई दुकानों को छूट प्रदान नहीं की गई है, सिर्फ थिएटर को या सिनेमा को छूट प्रदान की गई है इस अधिनियम से। फिर आठवीं बात, किसी ऐसे भवन पर जो सार्वजनिक मनोरंजन या, आगे चलते हम लोग, पहले इस बात को समझ ले, ये प्रश्न चूंकि
कम नंबर में आए तो आप कम पॉइंट्स लिखें। ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग पूरा लिखने लगते हैं, सारे पॉइंट्स लिखने लगते हैं। तो सारा लिखने, क्योंकि बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, या आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है तो अलग बात है, तो ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हैं। वरना बहुत बड़ी धारा है तो नंबर के हिसाब से पॉइंट्स लिखें, कितने नंबर हैं उस हिसाब से उतने पॉइंट्स लिखें, क्योंकि वरना टाइम आपका ज़्यादा किल हो जाएगा। बड़ी धारा है, आती ज़रूर है, हर पेपर में मिलेगी। अब 8वें के बाद हम 9वें पॉइंट पे चल रहे हैं, अगले पेज पे चले। पहले 8वें का ही थोड़ा पार्ट बचा है। मनोरंजन स्थल के अलावा क्या था उसमें उसमें बचा था, आमोद प्रमोद के स्थान जिसके संबंध में कोई खेल कूद का स्टेडियम भी आता है। ये 8वें ही पॉइंट का बचा हुआ पॉइंट था। मनोरंजन के हिसाब से आमोद प्रमोद के स्थान भी आएंगे इसके अंदर, जैसे कोई खेल स्टेडियम है तो उसको भी इस अधिनियम से छूट प्रदान है। ये धारा उस खेल स्टेडियम पर नहीं लगेगी। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है, किसी ऐसे भवन पर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी या किसी सहकारी समिति, कंपनी या फर्म द्वारा निर्मित किया गया है। कोई ऐसा भवन है जो रजिस्टर्ड सोसाइटी ने या सहकारी समिति ने या किसी कंपनी ने या फर्म ने मिलकर बनाया है तो उस पर भी ये धारा या ये अधिनियम नहीं लगेगा। 10वीं बात, किसी ऐसे भवन पर जिसका मासिक किराया 2000 से अधिक हो। अगर कोई ऐसा भवन है जिसका मासिक किराया 2000 से अधिक है तो उस पर भी ये धारा या ये अधिनियम लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखें, ये बात को, ये धारा उन पर नहीं लगेगी। 11वां पॉइंट, किसी ऐसे भवन पर जिसका कोई विदेशी मिशन या कोई अंतरराष्ट्रीय अभिकरण किराएदार हो। कोई ऐसा भवन है जिसका किराएदार जो है विदेशी मिशन है या राष्ट्रीय अभिकरण है तो भी ये भवन इस अधिनियम से अवमुक्ति पाएगा, इस धारा से अवमुक्ति पाएगा। यह अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। 12वीं बात और आखिरी बात और इम्पोर्टेंट बात, ऐसा भवन जिस दिनांक को उसका निर्माण पूरा हुआ हो उस दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है ये जो अधिनियम है ऐसे भवन पर नहीं लगेगा जिसका निर्माण कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने के 10 साल तक ये मुक्ति पाएगा भवन। अब इसमें परंतुक को समझ लीजिए, 2 परंतुक है जो जिसमें दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला परंतुक समझे, परंतु जहां किसी भवन का निर्माण सरकार या बैंक या सरकारी समिति या अन्य ऋण या अग्रिम के रूप में प्राप्त निधि से सहायता किया जाए और ऐसे ऋण का प्रतिदाय 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में किया जाए, वहां अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष हो जाएगी। मान लीजिए आपने किसी घर का जो निर्माण कराया वो आपने ऋण लिया, चाहे भले आपने सरकार से लिया हो ऋण या किसी समिति से लिया हो या किसी निगम से लिया हो, या आप नौकरी कर रहे हैं, आपने अग्रिम अपनी निधि में से जो जमा होता है उसमें से अग्रिम धन निकाल लिया हो, तो किसी भी तरह से आपने ऋण लेके वो घर बनाया है या निधि से अपना एडवांस में पैसा निकाल लिया है और फिर निर्माण कराया है, तो 10 साल की बजाय आपको 15 साल तक की छूट है। 15 साल तक आपके उस भवन पर जिसका निर्माण हुए 15 साल हो गए हैं, ये नियम नहीं लगेगा, ये अधिनियम नहीं लगेगा, ये धारा काम नहीं करेगी। 15 साल पूरे होने के बाद, निर्माण कार्य के पूरा होने के 15 साल बाद उस पर यह अधिनियम लागू हो सकता है, होगा।
दूसरा परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अभी हम केस लॉ भी पढ़ाएंगे, 2019 का इलाहाबाद का केस लॉ है ये। परंतु ये और कि यदि जिस भवन का निर्माण 26 अप्रैल 1985 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 26/4/1985, 26 अप्रैल 1985 को या उसके पश्चात पूरा हुआ हो, वहां 10 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष समझा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी भवन का निर्माण 26 अप्रैल 1985 को या इसके बाद पूरा हुआ होगा, तो उस भवन को अब 40 वर्ष तक विमुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। 40 वर्ष पूरे होने, निर्माण कार्य पूरा होने के 40 वर्ष पूरे होने तक वो भवन इस अधिनियम से अविमुक्ति पाए हुए है। 40 वर्ष तक निर्माण कार्य के पूरा होने के 40 वर्ष तक उस भवन पर ये नियम, ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इसी पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट केस आप समझ लें। निर्णय हमने लिखा है नीचे, राजीउल रहमान बनाम श्रीमती रजिया बानो, 2019 इलाहाबाद। ये इलाहाबाद का केस है। इसमें सिर्फ हमने बताया था जितने भी केस ये अब आप लोकल लॉ में पढ़ रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने धारा पढ़ी रखी होती है या उसकी उपधारा पढ़ रखी होती है, डायरेक्ट उसको लिख दें। जैसे आपने ये पूरा लॉ जो है ये दूसरे वाले परंतुक से संबंधित है, तो पूरा परंतुक अगर आप लिख देते हैं तो आपका केस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट में हमने आपको लिख दिया कि 26/4 इस निर्णय में बताया गया कि 26/4 जो भवन 26/4/1985 के बाद निर्माण हुआ, उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, उसको 40 वर्ष तक अविमुक्ति है, वो 40 वर्ष तक उन्मुक्त है, वो 40 वर्ष तक फ्री है कि उस पर यह अधिनियम लागू ना हो। ठीक, 40 वर्ष पूरे होने के बाद ही उस पर यह अधिनियम अधिरोपित किया जा सकता है, अगर वो और सारी शर्तों को पूरा कर रहा है तो, वरना इस पर यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब 26/4/1985 के बाद निर्माण पूरा होने पर 40 वर्ष तक तो उस भवन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। आगे चले हम लोग। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है आप लोगों के यहाँ, चाहे वो PCSJ हो चाहे वो HJS हो, बहुत ज़्यादा आता है और कहीं पर भी ढूंढने से वो आपको प्रश्न मिलता नहीं है। देखें प्रश्न क्या है। प्रश्न यह आता है कि अधिनियम 13 के अनुसार किराया बढ़ाया जाना, मतलब पूछते हैं कि कहाँ ये प्रावधान किया गया है कि धारा 13 के अनुसार किराया बढ़ाया जा सकता है। तो डायरेक्ट कोई भी धारा ऐसी नहीं बताई गई है। हाँ, धारा 5, धारा 6 और धारा 9 का, इनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात की गई है किराया बढ़ाने से संबंधित। इसलिए आपसे जब भी पूछा जाए कि किन दशाओं में किराया बढ़ाया जा सकता है, तो आप ये धाराएं, जैसा समय हो आपके पास, जैसे नंबर का हो प्रश्न, अगर सिर्फ 5 नंबर का है तो सिर्फ एक धारा 5 लिख दीजिए, 10 का है तो आप धारा 6 भी लिख दीजिए। अगर आपको 10 से ज़्यादा नंबर का प्रश्न मिल रहा है तो आप धारा 9 का भी बढ़ा दीजिए, ये पर्याप्त हो जाएगा। ये आपको एग्ज़ाम टाइम पे टाइम मैनेज करना होता है, आपको देखना होता है कौन सी चीज़ कितने नंबर की है, किस में इतना लिखेंगे कि पर्याप्त हो जाए। तो ये आपको वहीं पर डिसीजन लेना है, वहीं पर बात को समझना है। पहले समझ ले अधिनियम 13 के अनुसार क्या होगा। अनुसार किराया बढ़ाए जाने को हम कैसे, निम्न प्रकार से हमने लिख दिया है, मतलब निम्न प्रकार से किराया बढ़ाए जाने की बात या की जा सकती है, किराया बढ़ाया जा सकता है। देखें पहली बात, धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट, पुराने भवनों की दशा में देय किराया। इसमें होगा क्या, पहले धारा को समझ लें क्या कह रही है। ऐसे किसी भवन के संबंध में जिस पर पुराना अधिनियम
लागू था। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व से जारी किराएदारी की दशा में गृहस्वामी लिखित नोटिस द्वारा जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से 3 महीने के भीतर दी गई हो, उक्त भवन के लिए देय किराए की धनराशि में वृद्धि कर सकता है, जो मानक किराए से अधिक न होगी, और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया इस अधिनियम के प्रारंभ से देय होगा। ये तो आपको शब्द लिखना है। अब आप समझ ले इसको, थोड़ा सा इजी वे में हम समझा दे रहे हैं आपको कि ऐसा कोई भवन है जिस पर पुराना, मतलब ये अधिनियम नहीं बना था, तो पुराना जो किराएदारी अधिनियम था वो लगा हुआ था, जारी था, और किराएदारी जारी थी। अब हुआ क्या, ये नया अधिनियम जो अधिनियम नंबर 13 है, ये इन्फोर्स हो गया, ये परिवर्तन में आ गया। तो इसके परिवर्तन के 3 महीने के अंदर, जैसे ये अधिनियम लागू हुआ, इस अधिनियम के लागू होने के 3 महीने के भीतर ही गृह स्वामी को एक लिखित नोटिस देना होगा। किसको? किराएदार को, कि भाई हम किराया बढ़ा रहे हैं और किराए में इस तरह से वृद्धि कर रहे हैं कि जो मानक किराए से अधिक नहीं है, और ये आपको अब हमें नया किराया इस अधिनियम के अनुसार देना होगा। तो इस प्रकार से मकान मालिक जो है, गृह स्वामी जो है, लिखित नोटिस देके किराए में वृद्धि कर सकता है। ठीक, कौन कर सकता है ये पूछा जाता है, तो धारा 5 में मकान मालिक खुद लिखित नोटिस के द्वारा किराए में वृद्धि कर सकता है, जो कि मानक किराए से अधिक ना होने पाए, तो उसकी किराया वृद्धि जो है वो मान्य है, लीगल है। अब आ जाइए धारा 6 क्या कहती है, सुधार का किराए पर प्रभाव। अब इसमें क्या हुआ है, पहले धारा को समझ ले। यदि गृह स्वामी ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भवन में या तो किराएदार की सहमति से या विधि की किसी अपेक्षा के अनुसरण में कोई सुधार किया हो, तो वो किराएदार को नोटिस देकर जो उक्त सुधार के संपन्न होने के दिनांक से 3 महीने के भीतर दी गई हो, भवन के मासिक किराए में उक्त दिनांक से ऐसी धनराशि की वृद्धि कर सकता है जो ऐसे सुधार की वास्तविक लागत के 1% से अधिक ना हो, और तदनुसार मकान का मासिक किराया बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, गृह स्वामी ने क्या किया, या तो किराएदार की सहमति से किराएदार ने कहा हो कि भाई बड़ा टूट फूट हो गई है, थोड़ी रिपेयरिंग करा दी जाए, या फिर उसे लगता हो कि यार अब हमें मकान की अपनी मरम्मत कराना चाहिए, तो उसने मरम्मत कराई, कराया। तो सुधार कराने के, इसमें भी देखिए 3 महीने का टाइम दिया गया, सुधार कराने के या जो भी उसने व्यवस्था की है मकान में, पुताई उताई की है, मेंटेनेंस जो भी किया है, सुधार किया गया, कंप्लीट हो गया हो, उसके 3 महीने के अंदर वो क्या करेगा, एक लिखित नोटिस देगा। किसको? किराएदार को। और उससे कहेगा देखिए भाई, हमने अभी मेंटेनेंस कराया, उसमें 1 लाख रुपया खर्च हो गया है, अब 1 लाख का 1%, ठीक, जो जितना खर्चा आया है उसका 1% आपको मासिक किराए में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, जो मासिक किराया बढ़ेगा, अब आपको प्रति महीना 1 लाख का 1% हो गया 1000। आपकी अब जो किराया है वो 1000 रुपया पहले के मुकाबले बढ़ गया है। तो जो पहले आप 5000 दे रहे थे, अब आप हमको 6000 रुपया देंगे। ठीक, 1% बढ़ता है मासिक किराया सुधार की दशा में, और वो भी आपको लिखित नोटिस किराएदार को देना होगी अगर आप मकान मालिक हैं तो। फिर आ जाइए, इस किराए से बढ़ाने से संबंधित एक धारा है 9 का,
जो डायरेक्ट नहीं कहती किराया बढ़ाने के बारे में, मगर इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं इसका इंटेंशन किराया बढ़ाने से संबंधित है, वो समझ लें क्या कहती है। 9 का में बताया गया सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए गए वाणिज्य भवनों के किराए का पुनरीक्षण। ये एग्जैक्टली किराए का पुनरीक्षण से संबंधित है। अगर आपसे पुनरीक्षण से संबंधित पूछी जाए धारा तो भी 9 का लिखें आप, और किराया बढ़ाने वाणिज्यिक भवनों में किराया बढ़ाने से संबंधित पूछी जाए तब भी यही लिखें आप। समझ ले पहले धारा को, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है इसलिए आपको पढ़ के हम बता रहे हैं सही से। जब कोई भवन इस प्रकार किसी किराए पर दिया गया हो, किस प्रकार कि या तो वो धार्मिक संस्था या वाणिज्यिक भवन में किराएदार हो। जैसे कोई धार्मिक संस्था, मान लीजिए मस्जिद है या मंदिर है, उसके जो दुकानें होती हैं उससे उसके नीचे बेसमेंट में या उससे अटैच, उनकी बात हो, या कोई धार्मिक संस्था हो गई, या कोई सार्वजनिक धार्मिक संस्था। ठीक, जैसे कोई ये हमने बताई आपको मस्जिद हो सकता है, मंदिर की कोई ऐसी लगी हुई दुकान हो सकती है मंदिर की भूमि में हो, तो वो वाणिज्यिक, चूंकि वहां पर वाणिज्यिक काम होगा, फूल बेचने के लिए है या कोई मतलब ऐसी चीज आप बेच रहे हैं, जो भी वाणिज्य कोई भी व्यापार आप वहां कर रहे हैं, तो ऐसी भूमि जब कोई भवन इस प्रकार का मतलब है जो ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है उससे मतलब है सार्वजनिक धार्मिक संस्था द्वारा किराए पर उठाया गया वाणिज्यिक भवन। जब कोई भवन इस प्रकार किसी किराए पर दिया गया हो, वहां ऐसे भवन का गृह स्वामी भवन के लिए दे मासिक किराए का पुनरीक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। ठीक, किसको आवेदन होगा? यहाँ पर गृह स्वामी, चूंकि गृह स्वामी 99% ट्रस्ट होंगे, यहाँ पर ट्रस्टी होते हैं, उनके संबंध उनको अधिकार होता है उसका भवन का, उसका जो ये सार्वजनिक धार्मिक संस्था है उसका किराया वसूलने का। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर एक ट्रस्टी है या मकान मालिक डायरेक्ट है तो, या जो भी है, गृह स्वामी शब्द इस्तेमाल किया है, गृह स्वामी क्या करेगा, मासिक किराए को बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। और ऐसे किराए का पुनरीक्षण किराएदारी के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10% के 12वें भाग तक होगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए, कहने का मतलब है जो गृह स्वामी है वो किराए से संतुष्ट नहीं है, ऐसे वाणिज्यिक भवन के किराए से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो ऐसे वाणिज्यिक भवन के किराएदारी के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करेगा जिला मजिस्ट्रेट को कि भाई किराया बहुत कम है और इसमें किराया इतना बढ़ा दीजिए। तो अब किराया बढ़ाएगा कौन? जिला मजिस्ट्रेट बढ़ाएगा। कितना बढ़ा सकता है वो देखेगा, बाजार मूल्य कितना है इसका, तो बाजार मूल्य के 10% के बराबर वार्षिक किराया होता है। ठीक, कोई भी भवन मान लीजिए 10 लाख का है तो उसका वार्षिक किराया 10% मतलब 1 लाख वार्षिक होगा। और अगर महीने की बात करेंगे तो उस 1 लाख का 12वां भाग, मतलब 1 लाख का 12वां भाग आप पर मंथ किराए में देंगे। ठीक, ये बात बता दी गई। जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो पुनरीक्षण के दौरान किराया बढ़ा सकता है, मगर किराएदारी इस तरह से बढ़ाई जाएगी कि उस भवन के बाजार मूल्य के 10% के 12वें भाग से अधिक नहीं होगी मासिक किराएदारी, जो पुनरीक्षण के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने बढ़ाई है। अब हम लोग चले अगली धारा पर। धारा 9 जो है अधिनियम 13 की, वो है मानक किराए का अवधारण। जो मानक किराया होगा उसका अवधारण या निर्धारण किस तरह से होता है ये बताती है धारा 9। पहले हम समझ ले धारा क्या कह रही है। पहली उपधारा 1 इसकी कहती है, किसी ऐसे भवन की दशा में जिस पर पुराना अधिनियम लागू था और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किराए पर उठा हो और जिसके लिए ना तो कोई युक्त वार्षिक किराया हो और ना कोई सम्मत किराया हो, अथवा
किसी ऐसी अन्य दशा में जबकि ना तो कोई सम्मत किराया का कोई निर्धारण प्रवृत्त हो। तो क्या होगा, तो प्रवृत्त हो, जिला मजिस्ट्रेट तदर्थ आवेदन पत्र दिए जाने पर मानक किराया अवधारित करेगा। बात समझ लीजिए, पुराना अधिनियम चला आ रहा था, लागू था, मगर जब ये अधिनियम लागू हुआ, नया वाला अधिनियम 13 लागू हुआ, उसके लागू होने के बाद ना तो कोई युक्त किराया था, पुराने ही ढर्रे पे चला आ रहा था किराया। अब नया अधिनियम लागू होने के बाद ना तो उसका कोई युक्त वार्षिक किराया था, और ना ही कोई सम्मत किराया हो, या ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे सम्मत किराया अवधारित किया जा सका हो। तो कहने का मतलब होगा कि पुराने अधिनियम के अनुसार किराया बहुत कम होगा, उस मकान का 2-4 रुपए ऐसे होगा। अब ये मकान मालिक चाह रहा है कि जो नया अधिनियम आया है तो हमें हजारों में रुपया मिलना चाहिए। तो करेगा क्या, जो ये मकान मालिक है वो जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र देगा कि भाई हमें परेशानी हो रही है, ना ही कोई युक्त किराया है, ना ये सम्मत किराया है, और ना ही किसी तरीके से सम्मत किराए का अवधारण किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मानक किराया अवधारित कर दें। तो जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो मानक किराए का अवधारण करेगा। अब चले हम लोग उपधारा 2 में। उपधारा 2 बताती है आपको कि मानक किराया अवधारित करने में जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा। ठीक, जो मानक किराया अवधारित कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट, वो निम्न बातों को ध्यान में रखेगा और उन बातों के आधार पर मानक किराया निर्धारित करेगा, अवधारित करेगा। पहली बात क्या है, भवन और उसके स्थल का तत्संबंधी बाजार मूल्य, ब्रैकेट में हम लिख दिया है भूमि का मूल्य, भूमि का बाजार मूल्य होना चाहिए। कहने का मतलब है वो भवन जहाँ का निर्धारण करना है मजिस्ट्रेट को, उसके बाजार मतलब मानक किराए का अवधारण करना है, देखेगा कि उस भूमि की बाजार कीमत क्या है, मार्केट में इसकी कीमत क्या होना चाहिए। फिर क्या करेगा, दूसरी बात में भवन के निर्माण, अनुरक्षण तथा मरम्मत की लागत, दूसरी बात में देखेगा भवन के निर्माण में कितनी लागत आई होगी, उसकी देखरेख में कितना खर्च हुआ होगा, उसकी मरम्मत कराई है मकान मालिक ने, उसमें कितना खर्च हुआ होगा, दूसरी बात ये ध्यान में रखेगा। तीसरी बात मानक किराए को अवधारित करने में ध्यान रखेगा वो है भवन में व्यवस्थित सुविधाएं, देखेगा कि क्या क्या सुविधाएं मकान मालिक ने दे रखी हैं, उनके हिसाब से अवधारण होना चाहिए मानक किराए का। चौथी बात, भवन का नवीनतम निर्धारण यदि कोई हो, अगर जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई लेटेस्ट ऐसा अवधारण है, निर्धारण है जिसके आधार पर भवन का मानक किराया अवधारित हो सकता है, तो उसको देखेगा। पांचवी बात, कोई अन्य संगत तथ्य जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सारवान प्रतीत हो। इन सब के अलावा जिला मजिस्ट्रेट देखेगा कि कोई ऐसी और चीज है जिससे हमें पूरा आइडिया लग पाए कि मानक किराया अवधारित करने में ये चीज भी कारगर होगी, तो उस चीज को भी ले लेगा। मतलब हर तरह से हर चीज को देखने के बाद, समझने के बाद, नाप तोल करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट मानक किराए का अवधारण करता है, क्योंकि उसका निर्णय ऑलमोस्ट अंतिम होता है। ये बात उपधारा 4 में बताई गई है। पहले हम उपधारा 3 देखें। जिला मजिस्ट्रेट साधारणतया उक्त दिनांक को भवन के बाजार मूल्य के 10% को उसका वार्षिक किराया समझेगा। जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, जो वार्षिक जो मानक किराए का अवधारण कर रहा है, तो वार्षिक मानक किराया जो होगा उस भवन के बाजार मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी हमने बताई थी इससे पहले भी बात, जो मानक किराया है जो अवधारित किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, वो किसी भी हालत में उस मकान के, उस भवन के बाजार मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख का मकान है तो 1 लाख से अधिक वार्षिक किराया उस
मकान का मानक किराए के रूप में अवधारित किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। चौथी और आखिरी उपधारा क्या कर रही है? धारा 9 की उपधारा ए के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 10 के अधीन की गई अपील के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। कहने का मतलब है जो जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय होता है वो अगर अपील की गई है तो अपील में जो निर्णय दिया गया है तो परिवर्तित हो सकता है, वरना अपील नहीं की जाए या अपील में भी वही निर्णय दे दिया जाए जो जिला मजिस्ट्रेट का था, तो अब इसका निर्णय जिला मजिस्ट्रेट का अंतिम होता है और किसी भी कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है, ये फैसला अंतिम है। हमने लास्ट में आपको अपना चैनल दे दिया, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, या फिर अब चूंकि एग्ज़ाम के आपके 60-62 दिन बचे हैं, सिर्फ प्रेशर बहुत ज़्यादा है आप लोगों को, उस प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने अपना एक व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट कर दिया है यूट्यूब पे। वो नंबर है 9450770672। इस पे हमने एक ग्रुप बना दिया है। वो सारे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस है, बहुत करीब डेट आ चुकी है, अब उनको टेंशन हो रही है, तो उनकी टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनकी बातों को समझ के उनके आंसर देने के लिए ये हमने एक ग्रुप बना दिया आप लोगों के लिए। आप चाहें तो उस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें, ग्रुप में ज्वाइन हो या व्हाट्सएप करें। और इसकी हमने बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये रखी है। हालांकि ओपन फीस इसकी 1000 रुपये है, मगर आप लोग यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ 500 रुपये फीस रखी हुई है। इस 500 रुपये फीस ये भी हम रिफंडेबल कर दे रहे हैं फीस आपको। ये 500 रुपये भी हम आपको रिफंड कर देंगे जब आप हमको सिलेक्शन लेके दिखा देंगे। आप सिलेक्शन लीजिए, ये जो 500 रुपये आप दे रहे हैं ये भी हमसे ले जाइए, ठीक? आप सिलेक्शन लीजिए, हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है, इसीलिए आप इससे जुड़ जाइए। फीस का कोई मसला नहीं है, जुड़ने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आगे प्लीडिंग्स हैं और सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे, जजमेंट राइटिंग है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। आप जुड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हैं तो अपने सारे साथियों को ये मैटर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।